आज हम लोग संक्रमण धातु के जो सामान्य गुण पढ़ रहे हैं उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो कि राइस ट्यूटोरियल ऐप पर तुमको अपलोडेड है जो वीडियो, जिसमें तुम देख सकते हो। जो इसके पहले के जो संक्रमण धातु के भी तुम लेक्चर देखना चाहो या और भी चैप्टर के, राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यह तुम देख सकते हो। और जो भी लाइव क्लास या तुमको डाउट के लिए तुमको जो भी पर्सनल टाइम लेना हो उसके लिए तुम ये राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी टॉपिक समझना हो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक है जो कि तुमको 8वां नंबर गुण होगा, तुमको 7 तक पहले बता चुके हैं। तो इसमें है तुमको महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। संक्रमण धातु जो तुमको ऑक्सीकरण अवस्था, जाहिर है कि डी और एस इलेक्ट्रॉन जितना खाली होता है पूरा निकल सकता है, वहाँ तक ऑक्सीकरण अवस्था प्लस है। महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व। तो जैसे इसमें जो महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था होता है, जो कि तुमको शुरुआत के भाग में जैसे देखते हैं हम लोग, टाइटेनियम है जैसे, तो टाइटेनियम तुमको महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था में देखोगे तुमको हेलाइड में जैसे फ्लोराइड तुमको सबसे अधिक तुमको जो TiF4 है जैसे +4 ऑक्सीकरण अवस्था होगा, टाइटेनियम 4 तक जा सकता है, TiF4 तुमको मिल जाएगा ये फ्लोराइड। उसके बाद तुमको टाइटेनियम के बाद तुमको वेनेडियम में तुमको VF5 भी मिलेगा और CrF6 भी मिलेगा, लेकिन MnF7 नहीं मिलता है। MnO3F तो मिल सकता है साथ में, ये 7 ऑक्सीजन अवस्था, महत्तम ऑक्सीजन अवस्था में 7 में मिलेगा, लेकिन MnF7 अस्थायी नहीं होता है। MnF7 अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी नहीं होता। तो Mn का मात्र MnF4 तक जाता है और तुमको VF5 और CrF6 जो अस्थायी होता है, VF5 एवं CrF6 उच्च आबंध इंथैल्पी के कारण अस्थायित्व है। उच्च आबंध इंथैल्पी के कारण अस्थायी है, और जहां तक कि इसमें देखेंगे, इसका Mn के बाद देखेंगे तो Mn में तुमको MnF4 तक मिलेगा। Mn में F4 तक अस्थायी है। उसके बाद जहां तक कि इसकी जो फिर प्रवृत्ति है, अब D के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं तो Fe में देखोगे तुमको FeCl3 मिल जाएगा, तुमको मैक्सिमम FeBr3 भी मिलेगा तुमको, ये अस्थायी होता है। और तुमको COF3 भी तुमको अस्थायी है, COF3 का अस्तित्व होता है। इसके बाद फिर अस्थायित्व फ्लोराइड का अब आगे इसमें नहीं मिलता है। COF3 का अस्थायित्व का जो कारण होता है, इसको कहते हैं उच्च जालक इंथैल्पी। इसमें है उसके अस्थायित्व का कारण है उच्च जालक इंथैल्पी के कारण ये अस्थायी होता है। जालक इंथैल्पी के कारण COF3 अस्थायी होता है। तो ये तुमको फ्लोराइड जो है, तुमको फ्लोराइड इसमें अस्थायी, क्लोराइड ब्रोमाइड भी तुमको मिलते हैं इसके अस्थायी। और जहाँ तक कि उसके बाद तुमको जो है उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीजन तुमको फ्लोरीन से भी ज़्यादा अस्थायित्व प्रदान करता है। ऑक्सीजन द्विआबंध मतलब मल्टीपल बॉन्ड जिसको कहते हैं, जिसको कि द्विआबंध बनाने के कारण F- से अधिक उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को अस्थायित्व देता है, यह अस्थायित्व अधिक देगा। जैसे कि तुमको इसका प्रमाण है, देखो तुमको ये महत्तम 4 में मिल गया, TiO2 महत्तम 4 होना चाहिए, इसका 4 में मिल गया। वेनेडियम का 5 में, तो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बनाता है। क्रोमियम में देखो तुमको CrO3 बन जाएगा, और Mn में Mn2O7 बनेगा। और जाहिर है कि अब Mn के बाद तो तुमको ये घट ही जाएगा, ये 7 तक चला जाता है। Mn में देखो +7 तक चला, जो कि फ्लोराइड नहीं दे पाया। और Fe में जहाँ तक है मैक्सिमम Fe2O3 देगा और Fe2O3 तक जाएगा। और तुमको कोबाल्ट में भी ऑक्साइड बनाते हैं ये। तुमको कॉपर में भी Cu2O और Cu2O तो रहता ही है, और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन में से देता है CO2 और Cu2I2 जो है तुम्हारा है Cu2I2, तो इसी में जैसे अगर हैलाइड में चर्चा करते हैं Cu2I2 ये डिस्प्रोपोर्शनेशन दे करके Cui
और प्लस क्या बन जाता है, ये Cu, ये असमानुपातन अभिक्रिया करता है, असमानुपातन। क्योंकि Cu असमानुपातन अभिक्रिया, इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि Cu प्लस जो होता है तुमको, यह तुमको जलीय विलयन में Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जलीय विलयन में ये क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में ये Cu2 प्लस में। ऐसा क्यों? चूंकि जो इसका जितना कि हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है, जो एक्वस में जब बनेगा तो वह द्वितीय आयन इंथैल्पी की पूर्ति क्या कर देता है, इसलिए यह असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है जलीय विलयन में। और जहां तक ऑक्साइड की बात कर रहे थे हम लोग, तो जैसे Fe का जो है +2 और प्लस Fe वो 4 माइनस, अगर 6 ऑक्सीजन अवस्था में आ गया इसमें ऑक्सीजन, तो ये टूट करके बनाता है Fe2O3 और प्लस O2 में ये टूट जाता है। Fe2O3 प्लस O2 में ये टूट जाएगा, तो ये इससे ज़्यादा स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाता है। और जहाँ तक Mn2O7 का शेप है, Mn2O7 का शेप होता है Mn, और यहाँ पर Mn हो गया, और इसमें अब 6 रहेंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी हो गया Mn का, फिर क्या जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O। ये Mn2O7 का ये शेप हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, महत्तम ऑक्सीजन अवस्था का अस्थायित्व। अब है इसके बाद तुमको दिया हुआ है कि तुमको इसके बाद जो गुण है हमारा, जो कि 9 नंबर में, दैट इज चुंबक, मतलब कि चुंबकीकरण गुण, चुंबकीय गुण जिसको कह सकते हो। तो चुंबकीय गुण में तुमको 2 तरह के या 3 तरह के चुंबकीय गुण हम लोग पहले भी पढ़े होंगे, जो कि तुमको प्रतिचुंबकीय, जिसमें कि सारे इलेक्ट्रॉन जिस आयन में युग्मित होंगे वह क्या करता है, प्रतिचुंबकीय गुण शो करेगा। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग उस अनुचुंबकीय होते हैं। और जो आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकेल और गैडोलिनियम, एक जो कि F ब्लॉक का तत्व है, से ये सब क्या होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं। तो इसके अलावा तुमको जो है ये तुमको बाकी जो तत्व हैं तुमको, जिसमें कि और चुंबकीय इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसमें तुमको उसमें चुंबकीय गुण वो प्रदर्शित करेंगे। तो चुंबकीय गुण मतलब 3 तरह का हो गया। प्रतिचुंबकीय, जिसमें कि चुंबकीय गुण जिसको कह सकते हैं एक प्रकार के नहीं प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम लोग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, वो विकर्षित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में वो क्या होते हैं, विकर्षित होते हैं। और जो कि अनुचुंबकीय है वो आकर्षित होंगे, और चुंबकीय गुण में जो लौह चुंबकीय हैं वो काफ़ी अधिक चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चुंबकीय गुण। अगला जो है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन जो टॉप नंबर 9 हो जाएगा ये तुम्हारा, ये चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इसमें तुमको है चुंबक पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में विकर्षित होते हैं, वे प्रतिचुंबकीय, आकर्षित होने वाले अनुचुंबकीय, आकर्षित होने वाले अनुचुंबकीय तथा बहुत अधिक आकर्षित होने वाले, बहुत अधिक आकर्षित होने वाले लौह चुंबकीय होते हैं। लौह चुंबकीय होते हैं। जैसे कि तुमको अब इसमें देख सकते हैं हम लोग कि जिसमें कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित, तो ये होते हैं प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। जैसे कि हम लोग अभी बनाएंगे जो हुंड नियम का आधार पर इसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और तुमको जिसमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और तो प्रतिचुंबकीय कम रहेगा तो प्रतिचुंबकीय, और नहीं तो फिर लौह चुंबकीय। और लौह चुंबकीय में जो जनरली होते हैं तुमको Fe, जो कुछ तत्व कहते हैं Fe, कोबाल्ट, निकेल और
एक F ब्लॉक के तत्व हैं जिसकी चर्चा बाद में हम लोग करेंगे, ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये तुमको जैसे कि है, अब किसी तत्व का जो कि होता है तुमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण जो होता है तुमको, स्पिन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण बराबर चुंबकीय आघूर्ण जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर √n इंटू n+2, और ये होता है Bm बोर मैग्नेटॉन। ये बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है, n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके आधार पर ये तुमको निकाला जा सकता है। जैसे किसी पे एक उदाहरण है तुमको, उससे भी इसको समझने में तुमको मदद मिलेगा, और इसी में उदाहरण ही तुम्हारा जो कि 10.8 है तुम्हारा, उससे हम लोग जो है एनसीईआरटी का उदाहरण है, उसी से इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो एनसीईआरटी का उदाहरण 10.8 देखते हैं। उसमें बात पूछा जा रहा है कि एक परमाणु है जिसका कि परमाणु संख्या 25 है, उस पर 2 Mn2+, मतलब Mn का जो तुम्हारा है, Mn का 25 होता है परमाणु संख्या, तो उसके 2+ आयन हैं, उसमें कितने, उसका जो है चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो Mn2+ का सूत्र हम लोग को जो है चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र है √n इंटू n+2 होता है। तो उसी के आधार पर इसका क्या कर सकते हैं लोग, जिसमें कि युग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, n 0 हो जाएगा तो उसमें म्यू का मान 0 हो जाएगा। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे D10 का कन्फिग्रेशन हो जाना या D 0 हो जाएगा, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे D0 और D10 में चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण है हमारा 10.8 एनसीईआरटी उदाहरण 8.8 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि Mn2+ का जिसकी परमाणु संख्या 25 है, तो पहले उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, जिसका कि है Mn का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, Mn25 का। चलो 1s2 2s2 करके लिख दो। 1s2 परीक्षा में भी तुमको इसी पर प्रैक्टिस करना होगा, तो चलो लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d5। ये तुम्हारा हो गया Mn का 25 का। अब Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ध्यान रहे। तो Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, तो इसमें क्या करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 अंतिम कक्षा से, मतलब 4 पहले भराता भले है D में बाद में, लेकिन निकलने में 4s का इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा वो निकल जाता है। ये बात ध्यान रहना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में इस बात का सावधानी रखना है कि 3d5 से नहीं निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे 4s का पूरा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाना है। तो यह गलती करने की संभावना है जो स्टूडेंट नहीं ध्यान देता है। अब बात रहा कि जो ऑर्बिटल की पूरा भरे उसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, तो एक D जो बचा है 3d5, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनका नियम बनाया होगा ऐसा, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए। और शब्द में तुमको क्या होगा, पहले एक डायरेक्शन में भरा जाता है, फिर उसके बाद पेयर्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरे, फिर 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और ये 5, तो D5 हो गया तुमको। 3d5 ये बढ़ा, तो कितने, ये जो एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हुआ इसमें, तो 5 अयुग्मित हो गया। तो n बराबर कितना निकल गया हमारा 5। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 5। तो म्यू का मान क्या था सूत्र, √n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। और जैसे छठा होता तो पेयरिंग शुरू हो जाता है इसमें, छठा तो फिर 4 पेयर, जैसे Fe2+ रहता है अभी, तो फिर Fe2+ में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 अनपेयर्ड बचेगा। तो n इंटू n+2 दैट इज 5 इंटू अंडर क्या होगा तुमको, 5 इंटू 5+2, 5 इंटू 5+2 दैट्स इक्वल टू कितना होगा तुमको, √35 बराबर 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं हम लोग। चुंबकीय गुण में तुमको जहाँ तक है इसका जो है क्या निकल गया, चुंबकीय आघूर्ण का मान इसका कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसके चुंबकीय गुण हो गया, उसके बाद रंगीन यौगिक का निर्माण। अगला गुण देखते हैं हम लोग, ये 9 नंबर था ना, ये 10 नंबर होगा, 10 नंबर है तुमको रंगीन यौगिक का निर्माण। तो डी ब्लॉक के जो कि यौगिक होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। और ये रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, अगर इस सवाल का जवाब पूछना हो, जो अक्सर प्रश्न पूछते हैं संक्रमण धातु के यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, तो इसका यौगिक रंगीन इसलिए होता है
चूंकि इसमें जो d ऑर्बिटल जो होते हैं तुमको उसमें वो 2 ऊर्जा स्तर में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग T2g और Eg कहते हैं। और ऊर्जा और यह दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा में ये जाते रहते हैं, जिससे कि यह रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही था कि संक्रमण धातु, जो अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्या हो गया तुम्हारा कि डी ब्लॉक के जो या संक्रमण धातु के यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा, जो जवाब अब लिख लेते हैं, इसको भी अभी बोले भी थे। तो इसका पहले ये 10 नंबर है, ये रंगीन यौगिक का निर्माण, रंगीन यौगिक का निर्माण। संक्रमण धातु धातु में डी ऑर्बिटल, संक्रमण धातु अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में क्या करते हैं, संक्रमण धातु एक ऊर्जा स्तर से, मतलब कि डी ऑर्बिटल, संक्रमण धातु के डी ऑर्बिटल में ऊर्जा का विपाटन हो जाता है, विपाटन हो जाता है, इसलिए संक्रमण धातु के आयन, इसलिए संक्रमण धातु के आयन दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर, दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर डी ट्रांजिशन, डी संक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं। डी मतलब एक डी ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाते हैं, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाते हैं, डी संक्रमण करते हैं, अवशोषित कर, जिससे अवशोषित के पूरक रंग, अवशोषित रंग के पूरक रंग के रंग उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इसलिए संक्रमण धातु रंगीन होते हैं, संक्रमण धातु रंगीन होते हैं। अगर इसका रंगीन होते हैं, ये तुमको प्रश्न का ये 2 मार्क्स में तुम इसके आंसर को लिख सकते हो। तो अब तुमको जाहिर है कि किस रंग का कौन सा जो संक्रमण धातु का जो अलग अलग यह है, जो तुमको जलीय विलयन में इसका रंग, जलीय विलयन में रंग, तो कभी भी देखो जब तक कि तुमको D0 और D10 अगर है, अगर D में 0 है इलेक्ट्रॉन है और D10 है, D में 0 हो जाए तो या D10 पूरा भरा हुआ रहे तो रंगहीन होगा, ये ध्यान रहे। D में न है तो रंगहीन होगा, और ऐसे D में नहीं तो एको गो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे कि अगर तुमको D0 का बात करें, Sc3+ अगर का बात करें, स्कैंडियम 3+, D में एको इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो कैसा होगा, रंगहीन होगा। Sc3+, जैसे स्कैंडियम का 3+, इसमें एको इलेक्ट्रॉन होगा। D10 Zn2+ या Cu+, ऐसा भी कह सकते हो। इसमें 2 है तुमको, Zn2+ रंगहीन और Cu+ भी क्या होगा, ये रंगहीन होगा। तो ये सब मतलब कि इसमें कोई रंग नहीं होगा। तो जाहिर है कि अब रंग जैसे तुमको है जिसमें कि बच जाएंगे, जैसे V5+ है तो उन समय वो सभी रंगहीन हो जाते हैं। तो अब है तुमको जिसमें कि D1, D2, D9 तक जो होगा वो सब रंगीन यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे कि तुमको स्कैंडियम तो 3+ में ही पाया ही जाता था, स्कैंडियम के यौगिक एक ही यही होंगे। टाइटेनियम के तुमको 2 यौगिक के दिए हुए हैं, Ti2+ और Ti4+ तो रंगहीन हो गया, वो तो Ti4+ तो इसमें चला जाएगा, Ti4+ किसमें जाएगा, ये रंगहीन में जाएगा, D0 में चला जाएगा। ये Ti4+ यहाँ पर क्या हो जाएगा तुमको, ये रंगहीन में चला जाएगा। तो Ti4+ रंगहीन हो गया। Ti3+, Ti2+, 2 यौगिक होंगे टाइटेनियम के, Ti2 दिया हुआ अलग अलग, Ti3+ दिया हुआ है।
Ti3+ का कलर हो गया नील लोहित है, ये नील लोहित Ti3+ हो गया। तो Ti4+ तो रंगहीन हो गया और Ti3+ रंग नील लोहित हो गया। वेनेडियम में तुमको है वेनेडियम का 2+, वेनेडियम का 2+ बैगनी है तुम्हारा, ये बैगनी। वेनेडियम का 3+ हरा होगा और वेनेडियम का 4+ तुम्हारा नीला होगा। वेनेडियम का 4+ नीला हो गया। तो वेनेडियम के 3 तुम्हारा हो गया, बैगनी तुमको हो गया तुमको 4+, उसके बाद ये बैगनी का एक हो गया तुमको हरा हो गया V3+, और V2+ क्या हो गया तुम्हारा नीला हो गया। तो वेनेडियम का हो गया तुम्हारा। मैग्नीज का आते हैं अब। तो वेनेडियम का मैग्नीज का 2 आयन का तुम्हारा, मैग्नीज का 2 आयन है जैसे Mn2+, ये गुलाबी पिंक कलर का होता है, ये पिंक मतलब गुलाबी हो गया, और Mn3+ बैगनी होता है। Mn3+ हो गया तुमको बैगनी रंग का होता है तुमको। ये मैग्नीज का हो गया तुमको 2 आयन का कलर। अब Fe का आते हैं। Fe का जैसे तुमको है Fe2+ हरा होता है, ये Fe2+ हरा, और Fe3+ पीला होता है। Fe3+ पीला हो गया। और तुमको कोबाल्ट का जहां तक है, कोबाल्ट का भी 2+ और 3+ 2 दिया हुआ है। CO2+ नीला, CO2+ गुलाबी, हाँ CO3+ नीला, CO3+ नीला होता है। निकेल का Ni2+ हरा होता है, Ni2+ हरा हो गया, और Cu2+ ब्लू होता है। CuSO4 ये तो ब्लू भेटियो नीला, मतलब जिसको ब्लू कलर कहते हो, ये तुम्हारा। Zn का जाहिर है कि क्या हो गया तुमको, Cr2+ और 3+ दोनों, हाँ, और क्रोमियम का नहीं लिखा गया है ना, क्रोमियम का छूट गया। चलो तो क्रोमियम का यहाँ लिखते हैं। Cr2+ का कलर क्या हो गया, नीला, और Cr3+ का रंग होता है तुमको हरा, बैगनी। Cr3+ बैगनी, क्रोमियम का छूट गया था। चलो ठीक है, Mn के पहले टाइटेनियम, वेनेडियम के बाद Mn क्रोमियम का लिखा था। तो ठीक है, तो ये कलर तुमको जैसे मोटा मोटी कॉपर का तुम्हारा जो हो गया वो नीला कलर होता है, ये तुमको याद भी हो। और Fe का रंग याद करो। कुछ रंग नहीं भी याद रह पाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी है पूरा लिस्ट याद हुई हो। लिस्ट जितना संभव हो याद कर सकते हो तो लिख दिया। और उसमें मेन वही प्रश्न था कि संक्रमण धातु के यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, क्योंकि क्या करता है, जैसे कि एक बार चित्र बनाए थे, इसको जरा बना करके और समझा भी देते हैं एक बार थोड़ा सा। डी ऑर्बिटल जो होते हैं तुमको T2G और Eg 2 भाग में बढ़ जाते हैं, जो कि एक पिछले लेक्चर में देखा होगा। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल रहते हैं, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो एनर्जी लेकर के प्रकाशीय वितरण जो T2G हो गया और ये Eg, ये डी ऑर्बिटल का हो गया, तो इससे ऊर्जा लेके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आया। इस ढंग से ये अवशोषित करेगा, तो ये यहाँ चला गया, अवशोषित जब कर लिया तो उसका अवशोषित जो रंग हो गया वह नहीं दिखेगा, उसका पूरक रंग एक होता है। जैसे लाल रंग अवशोषित होगा तो उसका ब्लू रंग दिखेगा वो। तो इस प्रकार से क्या होता है तुमको वो जो जितना, और ये विपाटन जितना होता है, ये जो आने वाला जो यौगिक होता है एक तो आयन पर निर्भर करता ही करता है, इसके अलावा जो लिगेंड जो आता है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे जल में लिखा है, फिर दूसरा लिगेंड रहेगा तो उसका कलर भी अलग हो जाएगा। तो जलीय विलयन का ये रंग था। तो कॉपर का जलीय विलयन का रंग क्या होता है, नीला। CuSO4.5H2O वगैरह सुना भी होगा, तो उसका रंग ब्लू विट्रियोल, नीला था, तो उसे भी नीला रंग याद कर सकते हैं। FeSO4.5H2O हरा होता है, हरा कशिश, FeSO4.7H2O। Fe का जो 2+ दैट इज हरा, और Fe3+ पीला। तो ये तुम्हारा हो गया रंगीन यौगिक का निर्माण। अब है तुमको 11वां नंबर होगा सर, 11वां नंबर है तुम्हारा अंतराकाशीय यौगिक, संकुल यौगिक का निर्माण। संकुल यौगिक का निर्माण जो हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, जो अध्याय है हमारा चैप्टर नंबर 9 जो इस बुक का लास्ट होगा, उसमें हम लोग संकुल यौगिक ही पढ़ेंगे पूरा चैप्टर में। तो संकुल यौगिक जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, संक्रमण धातु, छोटे आकार, उच्च आवेश,
एवं डी ऑर्बिटल की उपलब्धता के कारण, एवं डी ऑर्बिटल की उपलब्धता के कारण, उपलब्धता के कारण संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। तो कुछ संकुल यौगिक जैसे हैं उसका कुछ उदाहरण लिख सकते हैं हम लोग संकुल यौगिक का, जैसे कि इसमें कैपिटल ब्रैकेट में लिखा है, जैसे CuNH3 तो इस तरह का यौगिक होता है। जैसे K4FeCN6 इस तरह के इत्यादि। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे ही। तो ये डी ब्लॉक के तत्व दो कारणों से छोटे आकार, इसका जो आकार छोटा होता है, उसके बाद तुमको इसमें आवेश अधिक होता है, जो Cr3+, 4+, इस तरह के CH6+ तक बन सकता है, उच्च आवेश, और तुमको डी ब्लॉक ऑर्बिटल की उपलब्धता उसमें खाली होते हैं। तो इसके कारण ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, इसके गुण वगैरह के बारे में। तो ये तुम्हारा हो गया 11 नंबर। 12 नंबर तुम्हारा है गुण, दैट इज अंतराकाशी यौगिक का निर्माण। अंतराकाशी यौगिक ये वर्मा है ना, वर्मा उत्प्रेरकीय, उसी ढंग से लिख देते हैं, उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण संक्रमण धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था के कारण, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में, परिवर्तन ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायित्व के कारण, अस्थायित्व के कारण क्या करता है तुमको, अस्थायित्व कारण उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे संक्रमण धातु के तुम जो इसका जैसे नाम है, उत्प्रेरक का उदाहरण है, जैसे तुमको V2O5 है, Fe है, निकेल है इत्यादि, ये सब उत्प्रेरक का काम करते हैं। जैसे कि उत्प्रेरक में उच्च ऑक्सीकरण, एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायी होता है। तो कभी एक ऑक्सीकरण अवस्था में हो जाए, जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे कि एक तुमको है H2O3 2-, इसमें +I2 है, तो H3O2- +I-, इससे बन जाएगा तुमको I2 + S4O6 2-। इसमें Fe जो है तुमको, Fe जो लोहा है तुमको उत्प्रेरक का काम करता है। तो अब देखो कैसे उत्प्रेरक, क्यों उत्प्रेरक काम करेगा, इसका जैसे डिटेल तुमको दिया हुआ है। I- जो है तुमको, ये I2 में जब ऑक्सीकृत होगा तो Fe3+ जो है तुमको Fe2+ में अपकृत हो जाता है। ये I2 में बदल जाएगा और ये Fe2+ में बदल जाएगा। और ये जो Fe2+ है, ये Fe2+ जो है तुमको H2O3 2- को ऑक्सीकृत कर देगा S4O6 2- में, और खुद ये तुमको अपचयित हो गया, और इसमें जो है ये खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा Fe3+ में, और इस प्रकार से फिर बन गया, फिर ये इसको प्रतिक्रिया करेगा, इस प्रकार से ये क्या कर, तो इसमें यही हो गया, लोहा जो है तुमको +2 और +3 दोनों अवस्था में पाया जा सकता है, और इसीलिए उत्प्रेरक का प्रयोग, उत्प्रेरक के रूप में इसमें काम क्या कर सका, इस प्रतिक्रिया में वह कर सका। कभी 2 बन गया तो भी ठीक है, उसके लिए 3 बन गया तो भी ठीक है, और इसीलिए वह तुमको इस प्रतिक्रिया को क्या कर सका, वह उत्प्रेरण कर सका, चूंकि लोहा 2 और 3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। एक और तुमको जो यौगिक है जिसको हम लोग कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। तो डी ब्लॉक के जो संक्रमण तत्व हैं वह अंतराकाशी यौगिक का भी निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिक का मतलब उसके जालक के बीच में जो खाली स्थान होते हैं उसमें कुछ छोटे परमाणु रह जाते हैं, जिसे हम लोग अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो 13 नंबर तुम्हारा हो गया अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक का निर्माण संक्रमण धातु के जालक के खाली स्थान में, जालक के खाली स्थान में, जालक के खाली स्थान में
छोटे परमाणु की उपस्थिति के कारण अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण होता है। अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण होता है। उदाहरण है इसके जैसे कुछ, इसका उदाहरण है जैसे कि तुमको क्या है, MN4N, TIC F3H VH0.56 TIH 1.7 इत्यादि। तो ये तुमको जो है ये सब अंतराकाशीय, बीच में जो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, इन सब जैसे छोटे परमाणु अगर बीच में प्रवेश कर जाते हैं किसी जालक के और वो अस्थायी रूप से वहाँ पर रहते हैं तो ये अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण करते हैं। अंतराकाशीय यौगिक के कुछ गुण होते हैं, गुण हैं इसके कि ये तुमको चालक होते हैं, चालक जैसे धातु चालक होता है तो ये भी चालक होते हैं। दूसरा कह सकते हो इनका गलनांक काफ़ी उच्च होता है, धातु से भी ज़्यादा इनका गलनांक उच्च होता है। यह तुमको प्रतिक्रिया में भाग बहुत कम लेते हैं, यह प्रतिक्रिया में कम भाग लेते हैं, मतलब निष्क्रिय टाइप का कम भाग लेते हैं। और इसका जो है तुमको यह काफ़ी कठोर होते हैं, और जैसे बेराइट वगैरह जो होते हैं तो जिसकी तुलना हम लोग किससे कर सकते हैं, हीरा के कठोरता से भी कर सकते हैं। तो ये अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण हो गया। जो अंतिम है तुम्हारा 14 नंबर, जो तुमको मिश्र धातु का निर्माण। तो मिश्र धातु जो तुमको जो धातु होते हैं, जो संक्रमण धातु के आकार लगभग समान होते हैं, संक्रमण धातु के आकार लगभग समान होते हैं, इसलिए एक ही बर्तन में क्रिस्टलीकृत करने पर, क्रिस्टलीकृत कर इसको पहले पिघला देंगे, क्रिस्टलीकृत करने पर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। मतलब क्या हुआ तुमको, जैसे एक ही बर्तन में दोनों को पिघला लिए, दोनों तीनों जितना धातु का मिश्र धातु बनाना है, और सबका आकार छोटा था, इसके जालक में वो प्रवेश कर जाएगा, उसके जालक में वो प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुमको बाद में जो होगा, जैसे कि एक ही बर्तन में तुमको सभी, जैसे फिर ठंडा होगा तो सब एक दूसरे के क्रिस्टल में घुस जाएगा, क्योंकि आकार दोनों का लगभग क्या है, समान है। तो जैसे मिश्र धातु बन जाएगा। तो जिसको मिश्र धातु, जैसे कि तुमको जैसे हम लोग स्टेनलेस स्टील देखते हैं, स्टील भी तुमको एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील में क्या रहता है, तो लोहा का वो मिश्र धातु है, लोहा में उसमें कार्बन भी ऐसे होता है, लोहा कार्बन ये दो तो मुख्य रहते ही रहते हैं। इसके अलावा तुमको जैसे कि मिश्र धातु का नाम लिख लेते हैं स्टेनलेस स्टील जैसे मिश्र धातु है, इसमें तो लोहा तो मुख्य है ही, कार्बन भी रहता है, और बाकी क्रोमियम रहेगा, निकेल का जो चमक होता है वो निकेल का होता है, मैग्नीज भी होता है। अलग अलग तरह के स्टील में अलग अलग मिल आ जाते हैं, ऐसा नहीं सभी तरह के स्टील में से ये मिलते हैं तुमको। तो ये सब मिलकर के स्टील बनता है। जैसे पीतल है तुम्हारा, पीतल में कॉपर और जस्ता ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पीतल बनाते हैं। कांसा जिसको ब्रास कहते हैं इंग्लिश में, कांसा एक तुमको देखा होगा, Cu और Sn इसको मिलकर के क्या बनाते हैं, ये कांसा बनते हैं। और इस तरह से और भी बहुत से मिश्र धातु हैं जो कि जैसे कि जर्मन सिल्वर है, और इस तरह से बहुत से मिश्र धातु का निर्माण ये करते हैं। तो इसमें इसका कारण क्या हुआ, जैसे एक ही बर्तन में जब हम जमा करेंगे, जैसे दोनों को तीनों को मिक्स करेंगे, तो इसमें सभी एक दूसरे के में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो उसमें सबों का गुण आ जाता है, इसमें सबों का एक मिश्रित गुण आ जाता है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये तुम्हारे ज़्यादातर प्रचलित मिश्र धातु के नाम हो गए। इसके बाद तुमको जहाँ तक है एक उदाहरण 8.10 शायद 8.9 भी इसके बाद दिया हुआ है शायद। उदाहरण 8.9 क्या है उदाहरण, हाँ, ऑक्सीजन अवस्था के असमानुपातन का अर्थ क्या है। असमानुपातन का मतलब हो गया इसका है उदाहरण 8.1
9, 8.9। तो एक ऑक्सीकरण अवस्था जबकि कोई तत्व जो है ऐसा हो प्रतिक्रिया जिसमें कि एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो जाए, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? असमानुपातन कहते हैं, जिसको लिख लोगे, मैं वाक्य में नहीं लिख रहा हूँ। ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें कि एक ही तत्व के ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? असमानुपातन प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तुमको है MnO4 2-, इसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे Mn का, तो x प्लस -2 × 6 बराबर -2। तो MnO4 2- था, MnO4 तो 2 × 4 हो गया, तो Mn कितना हो गया? 2 × Mn का हो गया x लिखे, Mn का क्या लिख दिए हम लोग? x प्लस -2 × 4 दैट्स इक्वल्स टू -2। तो x बराबर क्या हो गया इसका? +6। तो Mn की ऑक्सीजन अवस्था क्या हो गई इसमें? +6 हो गई। तो इससे तुमको जो है ये बन गया MnO4-, पर मैग्नीट कहते हैं। तो ये पर मैग्नीट आयन में जब बदला तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था देखते हैं, x प्लस -2 × 4 बराबर -1, x बराबर +7 आ गया। तो इसकी ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो गई? +7। और MnO2 x प्लस -2 × 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? +4। तो ये देखो Mn जो है यहाँ 6 से 7 होना ऑक्सीकरण हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया, और Mn का 6 से तुमको क्या हो जाना? 4 हो जाना, क्या हो गया? ये अवकरण हो गया। तो यहाँ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों Mn का हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये असमानुपातन अभिक्रिया है। अब जहाँ तक कि इसको अगर बैलेंस करना चाहेंगे हम लोग, तो संतुलित करने के लिए, खैर इसमें वो अगले क्लास में ऐसे बताएंगे डिटेल में तुमको, जबकि इसका जो है परमैग्नेट का या तुमको डायक्रोमेट का पढ़ाएंगे। तो पहले उसमें क्या कहते हैं? Mn को पहले संतुलित करते हैं, ऑक्सीजन संख्या मेथड से भी कर सकते हैं, और उसको या आयन इलेक्ट्रॉन विधि से करते हैं। दो तरह से इसको संतुलित करते हैं, क्षारीय माध्यम या अम्लीय माध्यम। तो उसका संतुलित समीकरण भी, इसको संतुलन भी किया जा सकता है। तो इसको तुमको जो है, यही तुम्हारा था 8.9। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसका पढ़ेंगे, क्या कहते हैं? 2 यौगिक है तुमको, पोटेशियम डाइक्रोमेट, परमैग्नेट, और अब इस चैप्टर में F ब्लॉक के जो तत्व हैं के तत्व के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। राइस्टोल ऐप को प्रयोग करके तुम जब चाहो हमसे संपर्क भी कर सकते हो। किसी भी प्रश्न का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, उसके लिए हमसे संपर्क किया जा सकता है। तो इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।